आवाज आवाज आ जो घर बैठे हैं उनको मेरी आवाज आ रही है? एक बार यस और नो में बताएं। चल, क्लास नोट्स निकालो फिर। हम पढ़ रहे थे प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रिको इनवर्स। ट्रिको इनवर्स ट्रिको है ना। अच्छा, मैंने था दो सवाल करा दिए थे। कोसेक इनवर्स कोसेक्स वाला एक्सप्लोर कर लेते हैं ना। मान लीजिए सवाल ये था, अपने पास दो छोटे सवाल मैंने कर लिए थे। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस के 5 पाई/4। ये कर लिया था क्या? नहीं किया था मैंने ना। हाँ ठीक है। अब कोसेक वो प्रॉब्लम है क्या? सबसे पहले इसमें क्या रिमूव करना पड़ेगा? माइनस। तो माइनस रिमूव करने के लिए कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, और फिर ये कोसेक इनवर्स से भी माइनस बाहर आ जाएगा। तो पहले तो मैंने इस कोसेक को रिमूव कर लिया, और फिर वही साइन इनवर्स साइन के ग्राफ में देखें आप, 5 पाई/, डेफिनेशन होगी पाई माइनस एक्स। फाइनल आंसर आ जाएगा पाई/4। अच्छा, मैं आज टाइम पे आगे दिखता हूँ। इसलिए ऐसा है। हम्म टाइम पे आगे। क्या बनाएंगे? y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए तो बात करें, डोमेन अभी भी इसके लिए भी क्या होने वाली है? x बिलोंग्स टू r। रेंज इसके लिए क्या होने वाली है? y बिलोंग्स टू 0 से पाई हो जाएगा, है ना। और पीरियड तो इसका भी कितना होने वाला है? 2 पाई होने वाला है। पीरियड इसका भी कितना होने वाला है? 2 पाई होने वाला है। अब कहाँ से है? इसका ग्राफ बनने वाला है भाई 0 to पाई। तो 0 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरह। तो वही बनेगा जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स का बना।
लेकिन ये 0 से पाई में बनेगा। ये किस में बनेगा? 0। डेफिनेशन में इसके लिए लिखना चाहूं, ये y इक्वल्स टू x, ये y इक्वल्स टू 2 पाई माइनस x, y इक्वल्स टू 2 पाई प्लस, इस तरह की इसकी डेफिनेशन। चलो बेटा, क्या होमवर्क दिया था? कुछ होमवर्क दिया था? एक्सरसाइज 1 and 3 GOC 2। चलो रेगुलर में तो पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल, चलो बेटा करें डिस्कस। GOC 2 में एक्सरसाइज 1 में भी शायद अपन ने कुछ डिस्कस कर लिया है। सेक्शन ए हो चुका है। शीट है किसी के पास? दे दो फिर। शीट देना चाहते हो फिर तुम्हें दिक्कत आएगी? है ओके। फिर भी मैं एक बार दोबारा पूछ लेती हूँ, किसी ने सेक्शन ए अब किया हो? सेक्शन ए में किसी को डाउट? सेक्शन बी हो गया बेटा। सेक्शन बी। सेक्शन सी फिजिबल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। सेक्शन डी पार्ट 1। पार्ट 1 के सेक्शन डी में D3 डी में, हाँ तो बोलो ना, डी सेक्शन D3 पार्ट 1 के मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स have very small percentage enol form at equilibrium। जो मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उनकी कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में, मोनोकार्बोनाइल का मतलब नॉर्मल, monocarbonyl compounds have very small percentage because of the stability factor। इसमें C डबल बॉन्ड C बनेगा, जबकि इसमें C डबल बॉन्ड O है, जो मैंने आपको समझाया था। जिनमें C डबल बॉन्ड O होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो ऑलरेडी ये बॉन्ड स्टेबल है। तो एक बात बताओ, ये स्टेबल से अनस्टेबल में क्यों चेंज होना चाहेगा? यानी सपोज मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल का कन्वर्जन हो भी गया तो वो वापस से इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, तो इक्विलिब्रियम किसकी तरफ शिफ्ट होगा? लेकिन क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है। उस फोर्स की वजह से ये कार्बन इसको टॉर्चर करेगा, क्योंकि ये sp2 है और ये कैसा है sp3। तो उस टॉर्चर की वजह से जैसे इसको डेफिशिएंसी फील होगी, ये हाइड्रोजन को तोड़ेगा तो शिफ्ट तो होगा, लेकिन उस शिफ्ट होने की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत क्या होगी? कम होगी। तो इनॉल परसेंटेज अपने आप क्या हो जाएगा? कम। C2 में विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फीजिबल? C2 में आप यदि फर्स्ट वाले में देखेंगे तो हमने कुछ नहीं किया है, एक स्मार्टली दो रिएक्शन को हमने ये बहुत बार आपको पढ़ाया भी है। इसको बोलते हैं पायरिडीन, और इसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो 5 मेंबर रिंग में पाइरोल। पायरिडीन और पाइरोल में कौन ज्यादा बेसिक होता है? पायरिडीन बहुत बार पढ़ चुके। रीजन भी ये डिलोकेलाइज और ये कैसा होता है? लोकेलाइज। जब आप इसमें प्रोटॉन डालोगे तो प्रोटॉन हमेशा पहले मोर बेसिक से रिएक्शन करना प्रेफर करेगा। तो अब बताओ इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है? ये तो इसका सॉल्ट बनना चाहिए, इसने सॉल्ट गलत दे रखा है। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड में NH4Cl। अब आप उसके पहले फ्लैशबैक में जाओ। NH4Cl कैसे बना? इसका मतलब ये अमोनिया और H+ है, और इसका कंपैरिजन किसके साथ कराया है? एनिलीन। अब आप मुझे बताओ पहले एनिलीन में और अमोनिया में कौन ज्यादा बेसिक है? अमोनिया, क्योंकि एक तो sp3 ऊपर से लोकेलाइज लोन पेयर, sp2 डिलोकेलाइज लोन पेयर,
H प्लस प्रोटॉन किसको प्रेफर करेगा? मोर बेसिक को। सॉल्ट हमेशा किसका बनता है? मोर बेसिक का। यानी सेकंड में क्या वीक बेस का सॉल्ट बनेगा? गलत। फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। अब आते हैं थर्ड में, पायरोलियम आयन, यानी कि पायरोलियम आयन जो आपको दे रखा है वो पहले कौन था? पायरोल। और जो बगल में दे रखा है वो कौन है? पायरिडीन। पायरोल और पायरिडीन में कौन ज्यादा बेसिक होता है? पायरिडीन। तो क्या प्रोटॉन पायरोल को छोड़कर पायरिडीन पे जाएगा? यस। थर्ड रिएक्शन पॉसिबल है। फोर्थ में पहला है ग्वानिडीन, सेकेंड है एक नॉर्मल कंपाउंड। ग्वानिडीन मोस्ट बेसिक कंपाउंड है, तो ऑलरेडी प्रोटॉन ग्वानिडीन से नॉर्मल वाले पे जाएगा क्या? नहीं। हो गया? चलो बेटा, और कोई डाउट सेक्शन सी में किसी को? ऑनलाइन में भी पार्ट 1 एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में किसी को भी डाउट बेटा नहीं है? चलो पार्ट 2 सेक्शन ए वैसे डिस्कस हो चुका है, फिर भी किसी ने दोबारा किया, उस टाइम नहीं किया हो तो आप डाउट पूछ लें। सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, एक भी डाउट नहीं है। सेक्शन डी, फोर्थ D4, एक बच्चे ने B4 भी पूछा है ऑनलाइन में। चलो पहले D4 बता देते हैं। Which among the following compound will give maximum enol content in solution? तो बेटा आपको मैंने बताया था, देखो फर्स्ट वाला बीटा डाई कीटोन है, सेकंड भी बीटा डाई कीटोन है, थर्ड एक नॉर्मल कीटोन है, और फोर्थ वाले में यानी फर्स्ट में एक तरफ दे रखा है पीएच CO CH2 CO CH3। D4 डिस्कस करिए बेटा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है दोनों तरफ मिथाइल, और डी ऑप्शन में CH3 CO CH2 CO CH3, और सी ऑप्शन को भी लिख देती हूं। अच्छा ये बताओ मिनिमम इनॉल कंटेंट किसमें है? यदि मेरे से ऑर्डर भी निकालते हैं अपन, मिनिमम इनॉल कंटेंट किसमें है? सी। हमेशा याद रखना बीटा डाई कीटोन के कंपैरिजन में नॉर्मल कीटोन का तो मिनिमम ही आएगा। क्यों? क्योंकि जिसमें ये कैरेक्टर है उसमें सूडो एरोमेटिक रिंग बनेगी। लास्ट वाले में तो वो चांस ही नहीं है, तो ये तो कंफर्म हो गया। मिनिमम पूछता तो आंसर हो गया सी। अब आपके पास बचे ये तीनों, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आई माइनस आई, साथ में थोड़ा बहुत क्या लगा रहा है? प्लस एन। ये लगा रहा है प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये प्लस आई और ये प्लस एन। अब इनमें सबसे बुरा कौन हो गया? डी। ऑब्वियसली बेटा किसका ज्यादा हो गया? पीएच, क्योंकि पीएच का साथ में माइनस आई तो लग ही रहा है, साथ में वो जो डबल बॉन्ड बनेगा उसको उसका क्या मिलेगा? कॉन्जुगेशन। क्योंकि बेंजीन का जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है। प्लस एम में सबसे वीक प्लस एम किसका होता है? बेंजीन का ही। इस कंडीशन में ए और ये क्या हो गया? बी। ऑर्डर भी निकाल दिया अपन ने। अब आते बेटा B4। Find the strongest acid among the following। बेटा ये तो वैसे भी बहुत ही इजी है, चलो कोई बात नहीं। क्या कंफ्यूजन हुआ मैं जानना चाहूंगी आपसे ही। यहाँ पे है COOH, यहाँ है NH3 प्लस फ्लोरीन CH3। बेटा P4 क्वेश्चन में आपको दिख रहा है बेटा सब में ये चीज कॉमन है, और ये एक एलिफेटिक चेन है, किसी में कोई कंजुगेशन नहीं है। CH2 को लिखकर देखोगे तो ये लगा रहा है माइनस आई, ये लगा रहा है प्लस आई। अब आप थोड़ा सा माइनस आई का ऑर्डर याद करो, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई किसका है? आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है, मतलब इस क्वेश्चन में गलती करने के चांस ये हैं कि कई स्टूडेंट ये सोचेंगे फर्स्ट वाले में 2 एसिड ग्रुप है, सेकंड वाले में 1। बेटा जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा याद रखना कि सब में एक ही प्रोटॉन निकल रहा है, वो भी ये ग्रुप निकाल रहा है। ये केवल किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एडजेसेंट ग्रुप की तरह। जब तक आपसे लिखे नहीं कि मैक्सिमम प्रोटॉन कौन रिलीज कर सकता है, विच कैन रिलीज मैक्सिमम प्रोटॉन, ये क्वेश्चन अलग है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज अ कंपैरेटिव टर्म, और कंपैरिजन जब आपको सपोज रेस लगवानी है तो हम हर कैंडिडेट को एक एक बच्चे को तो खड़ा करेंगे अपने, और अपना बेस्ट पार्ट दो और दौड़ो।
हम ये तो नहीं कहेंगे एक घर में 2 बच्चे हैं, एक घर में एक ही बच्चा है, तो आ जाओ भाई जितने बच्चे हैं वो सब दौड़ लगाओ, ऐसे नहीं। जब अपन को रेस लगवानी होगी, यदि एक कंपटीशन करना है, तो हर कैंडिडेट घर में जो आपका बेस्ट बच्चा दौड़ सकता है वो आ जाओ, और फिर उसको प्राइज मिलेगा। यही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे आधा देर तक तो एक बच्चा दौड़ लिया, दूसरी देर आधा देर तक। रिले रेस नहीं करवानी है अपन को। ऑर्डर हो जाएगा। और कोई डाउट बेटा? सेक्शन बी सी डी और चेक कर लो, पार्ट 2 तक। पार्ट 3 में 2 मैच द कॉलम भी हैं। फर्स्ट मैच द कॉलम में वही परसेंटेज दे रखी है। परसेंटेज बेटा कुछ भी बना के दे सकता है, आपको तो स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है, उसको मैच करा के जाओ जो परसेंटेज दे रखी है, ऑर्डर निकालो, उसको मैचिंग करानी है। सेकंड मैच द कॉलम में रिएक्शन है, क्या हो जाएगा सभी से? हो गया श्योर? चलो एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 2 आप लोगों को वैसे कर लेनी चाहिए थी, अब क्योंकि अपना डिस्कशन का टाइम है नहीं, आप आओगे तो उस टाइम तक रिवीजन भी हो जाएगा ढंग से और घर पे आराम से कर लेना। एक्सरसाइज 3 जेईई एडवांस, क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 3 को, ठीक है? पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर दूं एक बार। बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा क्लोरो, पैरा मिथॉक्सी और एक पैरा मिथाइल। आपको के का ऑर्डर दिया है। मैं सेकंड क्वेश्चन बेटा, अपन एक काम करते हैं, पहले ऑर्डर निकाल लेते हैं। बेंजोइक एसिड जानते हो सभी, कोई भी ग्रुप नहीं है इनमें। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? बी, नाइट्रो वाला, बिकॉज ऑफ -N। बी के बाद डी, इसमें गलती से सी नहीं दिया गया है, मेरे पास जो है सब में सी लिखा हुआ नहीं है, डी लिखा हुआ है, मैं उसी की मैचिंग करा देती हूँ। ए, ये हो गया बी और ये हो गया डी। डी के बाद आएगा ए के बाद एफ और सबसे बुरा कौन हो जाएगा? ई, क्योंकि ई में जो OCH3 है वो कौन सा लगा रहा है? +M। CH3 लगा रहा है +HC। ये 0 क्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगा रहा है बेटा? -I। ये ऑर्डर हो गया। अब आपको जो राइट साइड है वो आपको जो सबसे बिगर क्वांटिटी है वो ए से मैच करानी है, इस ऑर्डर में अरेंज करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, a compound A with molecular formula C9H7O2Cl। कभी भी हम पूरी साल 11th में पढ़ाते हैं, वापस 12th में सेम लाइन, जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो आपका पहला काम है उसका DU निकालो हमेशा, ठीक है? मैक्सिमम परसेंटेज ऑप्शन का क्वेश्चन DU से भी हो सकते हैं। अब आप इसका DU निकालो जल्दी से। 9 + 10 और ये 11 हो जाएगा। क्लोरीन है, क्लोरीन को क्या करेंगे? +9, कार्बन का नंबर 9 + 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन डिवाइडेड बाय 2, जो मुझे लगता है सभी ने ऐसे ही पढ़ा होगा, ठीक है? DU आ गया 6। अब आगे आते हैं। एग्जिस्ट इन कीटो फॉर्म एंड प्रीडोमिनेंटली इन इनोलिक फॉर्म। साफ लिखा है कि ये कीटो फॉर्म में तो रहता ही है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली इनॉल फॉर्म में है, यानी इसका मतलब इसकी इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। एंड इनोलिक फॉर्म बी, ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 A गिव मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। आइडेंटिफाई A एंड B। आपको A और B आइडेंटिफाई करना है, जो भी कंपाउंड है, क्योंकि अभी आपने ये रिएक्शन नहीं पढ़ी। आप पढ़ोगे तो ये चीज कंफर्म है कि जो क्लोरीन है और वो जो ग्रुप है एक दूसरे के कौन सी पोजीशन पर है? मेटा। और जब भी DU 4 या 4 से ज्यादा आए, आपको नाम से भी दिख रहा है उधर, वैसे भी बेंजीन बनानी चाहिए क्लोरीन। अब आप देखो आपके पास कार्बन कितने हैं? 9। और अभी कितने कार्बन आपने यूटिलाइज किए हैं? 6। DU कितना है? 6 में से यूटिलाइज कितना हुआ है? 4। अभी आपके पास 3 कार्बन और 2 DU बाकी है। और क्वेश्चन में लिख रहा है प्रीडोमिनेंटली, यानी बहुत ज्यादा स्टेबल है उसकी इनोलिक फॉर्म। तो आपको मैंने एक लाइन बता रखी है, इनॉल फॉर्म किस किस की ज्यादा स्टेबल होती है? रियल एरोमेटिक की या फिर सूडो एरोमेटिक की। सूडो एरोमेटिक किसमें बनता है? बीटा डाइकीटोन में। अपन बना के देखें।
इसको मैं ऐसे लिख दूं, क्या ये बीटा डाइकीटोन है? अब एक काम करते हैं, इसमें कार्बन गिनो, 6 7 8 9, DU गिनो 4 5 6, हो गया। इसमें ये डोमिनेंटली भी हो गया, बीटा डाइकीटोन भी हो गया, और जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बेटा ये पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना लेता है। ये आंसर हो गया। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 5, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9, जल्दी बताओ बेटा, हो गए? 7 8 9 10 11 12, ओके 12। The compound that does not liberate CO2 on treatment with aqueous sodium bicarbonate solution. पहला बेंजोइक एसिड, सेकेंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थर्ड बेटा सैलिसिलिक एसिड। ये कॉमन नेम में पढ़ाया जाता है यूपीएससी के टाइम पे। और कार्बोलिक एसिड फिनॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 और 14। कोई डाउट नहीं है? ऑनलाइन में बच्चों डाउट है या नहीं है? पूछ भी नहीं रहे हो? 14 में द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड। अब आप बताइए बेटा, सबसे ज्यादा बेसिसिटी के लिए इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? 4। सबसे ज्यादा बेसिक 4 क्यों है? नाम बता रखा है, ग्वानिडीन। आपको दिख जाए, मैंने कहा ना कई बार, बिल्कुल एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ग्वानिडीन दिख जाए, उठा के लास्ट में लिख दो। अब इनमें सबसे ज्यादा बेसिक है 4। हर ऑप्शन में 4 दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है? ए आंसर नहीं हो सकता, आंसर बी नहीं हो सकता। कंफर्म है आंसर कौन सा होगा? सी या डी? अब आप ग्वानिडीन के बाद थर्ड वाले में देखो तो एक नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकेलाइज है और दूसरा वाला नाइट्रोजन उसी नाइट्रोजन को प्लस एन दे रहा है। क्या ये दिखाई दे रहा है? क्या जो मैंने बोला क्या ये समझ आ गया? जल्दी देखो, यहाँ पे है इस नाइट्रोजन का लोन पेयर, एक तो लोकेलाइज, साथ में ये इसको प्लस एन देके एनायन बना रहा है। क्या यही सेम सिचुएशन थर्ड में भी है, सेकंड में भी है क्या? यही सेम सिचुएशन सेकंड में भी है। अब आप सोच के बताओ, इस वाले नाइट्रोजन को किस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? इसमें, क्योंकि इसमें ये इधर से कॉन्जुगेट करे चाहे इधर से कॉन्जुगेट करे, दोनों साइड से कॉन्जुगेट करके इसी को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं अपन फर्स्ट वाले में। क्या फर्स्ट वाले में भी यही सेम सिस्टम है क्या? यानी ये सिस्टम तो सब में सेम है, इसको तो ध्यान ही मत दो, इस पे ध्यान ही नहीं देना है। बस आपको ये देखना है कि इस बचे हुए का इफेक्ट हो। यदि मैं इस रिमेनिंग का इफेक्ट देखूं तो डबल बॉन्ड है, ये प्लस आई है और ये प्लस आई है। इसका प्लस आई 2 कार्बन है, इसका प्लस आई क्या होगा? और ज्यादा। तो 4 4 के बाद 2 2 के बाद 1, 4 2 1 1 होना चाहिए। 4 2 4 के बाद 2 आना चाहिए, फिर थर्ड दे दिया मोर कॉन्जुगेशन, मतलब किधर से भी जाएगा। आंसर सी। 4 के बाद इन्होंने इसका क्या माइनस आई नहीं देखा, उन्होंने देखा है इसको इधर से भी जा सकता है और इधर से भी, लेकिन हर हालत में ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही देगा। तो 4 4 के बाद में क्या आ जाएगा? सेकंड, सेकंड के बाद में थर्ड और सबसे बुरा फर्स्ट। चलो पूछ लिया है, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से फर्स्ट सेकंड में, और यदि फर्स्ट में देखें तो थोड़ा सा फर्स्ट का मुझे लगता है वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, पर चलो ठीक है, ऑप्शन में है ही नहीं ऐसा। तो पार्ट जेई मेन में बोले बेटा जल्दी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। मैं बेटा काउंटिंग नहीं बोलने आई हूँ, आपके डाउट है वो पूछो, कोई डाउट नहीं है, इतने अच्छे बच्चे हैं, 13 तक कोई डाउट नहीं है। नो श्योर? कौन सा बेटा? 13? अच्छा तो बेटा एक बार उस शीट दे दूं। अरे बेटा आकाश कौन से में डाउट है? ये जेई मेन का 4 या कौन सा वाला 4?
जे मेन का है जे एडवांस का, जब बंद कर दिया जब नंबर लिखा है मेन का। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार दिखा दो भाई। जे मेन के क्वेश्चन नंबर 4 में नाइट्रोजन विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द बेसिसिटी फॉर द कंपाउंड इज। आप एक चीज देखो बेटा ध्यान से, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रही हूं, सब देखें। नाइट्रोजन नंबर 1 का लोन पेयर लोकेलाइज, नाइट्रोजन नंबर 3 का लोन पेयर लोकेलाइज, नाइट्रोजन नंबर 7 का लोन पेयर लोकेलाइज। और लोकेलाइज है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा बेस होगा। जो नाइट्रोजन नंबर 9 है उसका लोन पेयर डिलोकेलाइज हो रहा है, साथ में उस 5 मेंबर रिंग को एरोमेटिक बना रहा है, तो उसका जो लोन पेयर है डिलोकेलाइज हो रहा है इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, तो वो आसानी से उसको देगा ही नहीं। अभी उसको दे दिया तो रिंग कैसे हो जाएगी, नॉन एरोमेटिक। इनमें से कौन से नाइट्रोजन का लोन पेयर बेसिक की तरह बिहेव नहीं करेगा, यानी लीस्ट बेसिक है, दैट इज 9। आकाश समझ में आ गया? यस बेटा, COOH माइनस M इफेक्ट लगाता है, लेकिन बेटा उस क्वेश्चन में माइनस M लगाने के लिए कॉन्जुगेशन तो होना चाहिए। वहां CH2 का होल ट्वाइस ये था, ये वाला ग्रुप इस पे माइनस M कैसे लगाएगा, वो कॉन्जुगेशन में ही नहीं है। और कोई डाउट है बेटा ऑनलाइन में? अपना GOC2 कंप्लीट भी हो चुका है, ठीक है। अब अपना टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर यानी स्टीरियो का, और DPPs भी देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट अपनी सारी DPP हो गई है। C10 में भी पार्ट 1 हो गया था, पार्ट 2 में थोड़े से क्वेश्चन बाकी थे। अभी भी जब छुट्टियों में भी किसी को टाइम मिले दोबारा कर लेना ढंग से, GOC1 GOC2 को कर लेना, जब आओ उसके बाद डाउट में आकर के डाउट उनको भी पूछ लेना, ऐसा नहीं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में मैंने आपको लास्ट एक एक्स्ट्रा क्लास जब ली थी जब पढ़ाया था कि GI डबल बॉन्ड में कौन कौन दिखाता है, और हम सीख भी गए थे, समझ आ गया। लास्ट में मैंने लिखा था जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो बेटा कभी भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन लगाता है लेकिन GI शो नहीं करता। आज अपना उसी में ही थर्ड पॉइंट है GI विद रिस्पेक्ट टू रिंग, क्योंकि जो रिंग होती है, रिंग ऑल्सो कैन शो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जिन कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जाता है उनमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देख सकते हैं। तो रिंग में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी, रिंग कैन ऑल्सो कैन शो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब देखिए बेटा पहले समझना है, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे। मान लो मैं सबसे इजी एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन ले लूं, क्योंकि अपन को ज्योमेट्री का एक फिक्स पैटर्न था। रिंग में ये जो कार्बन है ये कैसा है, sp3। sp3 जब रिंग बन गई तो इसके पास बचे दो ग्रुप कौन से होंगे, हाइड्रोजन। इसके भी दो ग्रुप हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। क्या ये हाइड्रोजन उसी रिंग के साथ उसी प्लेन में पड़े होंगे? साइक्लोप्रोपेन ये है तो साइक्लोप्रोपेन के साथ उसी प्लेन में होंगे? नहीं, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, sp3, और sp3 से स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाती है 3D स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाते हैं भाई। sp और sp2 दोनों 2D स्ट्रक्चर और लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ से 3D स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि रिंग का, यदि रिंग है, रिंग तो एक ही प्लेन में रहेगी, ट्रायंगुलर प्लेनर मान लीजिए रिंग ऐसे है। इस कार्बन पे ये कॉर्नर sp3 कार्बन है, उस sp3 कार्बन पर लगे हुए जो भी ग्रुप होंगे वो 3D स्ट्रक्चर देने के लिए एक होता है ऊपर की साइड और एक कहाँ होता है, नीचे। एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं होते, एक ऐसे थोड़ा टिल्टेड रहेगा ऐसे, क्योंकि इसकी शेप कैसी होती है, टेट्राहाइड्रल। मान लीजिए यदि ये रिंग है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन है तो ये कॉर्नर हो गया। इस कॉर्नर पे एक बॉन्ड होता है ऊपर की साइड ऐसे, और दूसरा बॉन्ड कहाँ होगा, नीचे, ताकि ये अब आपको क्या दिखाई है, क्या ये 2D स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है? ये स्ट्रक्चर पूरा कैसा दिखाई दे रहा है, 3D टेट्राहाइड्रल की तरह। टेट्राहाइड्रल में दो सामने, एक बैक साइड और एक बॉन्ड कहाँ होता है, ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिंग में जब भी कोई भी रिंग आपको दी जाएगी तो हम ये इमेजिन कर लें कि रिंग, मैंने सपोज क्योंकि समझाने के लिए, रिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है तो उस कार्बन पर लगे हुए ग्रुप ऐसे वर्टिकल, एक ऊपर और एक कहाँ है, नीचे।
एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं होते हैं, लेकिन अब हम नया तो डायग्राम बना रहे हैं, एक को ऐसे थोड़ा सा ऐसे होगा और एक यहाँ पे इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप में होता है। अब आप यहाँ देखें, क्या इसमें जीआई पॉसिबल है? क्या आप इसमें सिस और ट्रांस बना सकते हो? नहीं, क्योंकि हमको रिंग के ऊपर तीन क्या दिखाई दे रहे हैं? साइक्लोप्रोपेन ऐसे है, साइक्लोप्रोपेन रिंग के ऊपर तीन हाइड्रोजन, तीन ही हाइड्रोजन कहाँ दिखाई दे रहे हैं? नीचे। अब आप उसमें क्या बोलते थे? डबल बॉन्ड के ऊपर और डबल बॉन्ड के नीचे। अब यहाँ पे रिंग ये है, तो रिंग के ऊपर तीन हाइड्रोजन, तीन ही हाइड्रोजन कहाँ है? नीचे। तो बताओ क्या साइक्लोप्रोपेन में जीआई है? नहीं। अब इसी एग्जाम्पल को मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ ब्रोमीन दे दिया, इसका 3D डायग्राम इमेजिन करो पहले, किसी को भी आप ऊपर नीचे किसी को मानो, आपकी मर्जी। ये साइक्लोप्रोपेन, इसके ऊपर क्लोरीन, नीचे ब्रोमीन, यहाँ दोनों कौन है? हाइड्रोजन। यहाँ ये दोनों कौन है? हाइड्रोजन। हम क्या बोलेंगे? रिंग की एक साइड दो हाइड्रोजन एक क्लोरीन, दूसरी साइड दो हाइड्रोजन एक ब्रोमीन। मैं इसको ऐसे कर दूं, रिंग की एक साइड, ऊपर नीचे नहीं बोलते बेटा, क्या बोलते हैं? रिंग की एक साइड क्लोरीन, दो हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन। क्या ये सिस ट्रांस में दिखाई दे रहा है? अब मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को मैं ऐसे दे दूं, अब आप ध्यान से देख लो, इस कार्बन पे है क्लोरीन और इस कार्बन पे ब्रोमीन, और इसका मैं डायग्राम ऐसे बना रही हूँ। डायग्राम बनेगा 2D में ऐसे, लेकिन आप इसको इमेजिन करोगे। बताओ रिंग की एक साइड, ऊपर की साइड कौन कौन से ग्रुप हैं? एक हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और नीचे की साइड तीनों कौन है? हम ये कहें कि ये जो क्लोरीन और ब्रोमीन है रिंग के, रिंग ऐसे हो गई डबल बॉन्ड की तरह, एक कंपैरिजन का एक जरिया हो गया। यहाँ पे रिंग के ऊपर क्लोरीन ब्रोमीन है, इसी सेम डायग्राम को मैं ऐसे बनाऊं, अब आप बताओ इस पॉइंट को देखो, हम क्या कह रहे हैं? जो क्लोरीन और ब्रोमीन ग्रुप लगे हुए थे साइक्लोप्रोपेन पर, वो रिंग की सेम साइड है, ऐसे बोल सकती हूँ। वो जो क्लोरीन और ब्रोमीन लगे हुए हैं किसी भी रिंग पर, वो सेम साइड है, सेम साइड है, तो हम कहेंगे रिंग की सेम साइड है, यानी वो सिस की तरह बिहेव कर रहा है। और हम क्या कहेंगे? वो जो ग्रुप लगे हुए थे क्लोरीन और ब्रोमीन, एक ऊपर है तो दूसरा कहाँ है? उसकी अपोजिट साइड। इसको मैं ऐसे बना दूं, अब आप बताओ ये सिस की तरह बिहेव कर रहा है या ट्रांस की तरह? ट्रांस की तरह बिहेव कर रहा है। क्या लग रहा है कि वो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों कहाँ हैं? रिंग के, ये रिंग है। अब आप ये देखो, यहाँ पे आपके पास ऐसे ये दो ग्रुप हैं, हम क्या कहेंगे? इसका भी ब्लैक टॉप और इसका भी ब्लैक टिप, दोनों ऊपर है। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रिंग के अलोंग, दोनों ऊपर हैं, तो ये सिस की तरह बिहेव कर रहा है। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ट्रांस की तरह। अब बताओ ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? तो क्या ये सिस वाला और ये वाला आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं? नहीं। ज्योमेट्रिकल के लिए हमेशा एक सिस, दूसरा क्या होना चाहिए? ट्रांस। तो इसमें आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्रांस, जबकि इसको मैं ऐसे बना दूं, और जरूर नहीं इस साइड बनाओ, इधर भी बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यहाँ ClBr, ठीक है। बताओ दोनों क्या है? दोनों क्लोरीन और ब्रोमीन रिंग के नीचे की साइड है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सिस। ये क्या हो गया? ट्रांस। तो क्या ये मॉलिक्यूल जीआई दिखा रहा है? इसमें क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो दोनों ग्रुप कहाँ है? एक पे, एक ऊपर हो जाएगा, उसी के अलोंग नीचे हो जाएगा, बाकी तो सारी जगह कौन है? हाइड्रोजन। अच्छा, जरूरी नहीं है इसी में, मान लीजिए मैंने ये दिया, सोच समझ के बताना, क्या इसमें आप सिस और ट्रांस बना सकते हो विद रिस्पेक्ट टू रिंग? वहां आप डबल बॉन्ड के अलोंग अरेंजमेंट देख रहे थे, यहाँ रिंग कांस्टेंट रहनी चाहिए सेम प्लेन पे, ज्योमेट्री सेम रहेगी sp3 वर्टिकल, लेकिन आपका जो ग्रुप का अरेंजमेंट है वो क्या हो जाना चाहिए? अपोजिट साइड में। देखो क्या इसमें इस कार्बन पे और इस कार्बन पे क्लोरीन है और मिथाइल है, क्या मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ? इस कार्बन का क्लोरीन और इस कार्बन, थोड़ा टेढ़ा बना दूं ताकि दिखे। ये बताओ किस फॉर्म की तरह बिहेव कर रहा है? रिंग फिक्स है, रिंग का अरेंजमेंट ज्योमेट्री सेम है। इस क्लोरीन और यहाँ का जो मिथाइल है वो दोनों कहाँ है? रिंग की सेम साइड।
इसी को मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, क्या ये ट्रांस की तरह बिहेव कर रहा है? तो ये दोनों एक दूसरे के जीआई हुए या नहीं हुए? यानी ये कंपाउंड भी जीआई दिखा सकता है। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है पहले? अब एक लास्ट एग्जांपल, इसी सेम एग्जांपल में मैंने यहां Cl और यहां CH3 लगा दिया। सोच समझ के बताना, ये क्लोरीन और मिथाइल वर्टिकल प्लेन पे है, वर्टिकल एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है? ये कौन सी एक्सिस पे है? रिंग के साथ हॉरिजॉन्टल। भाई क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है ये कौन सा हो गया? sp2। पहले वाले में तो मैं आपको डायग्राम बना के बता रही थी, ये रिंग है साइक्लोब्यूटेन, ये ऐसे होता है। ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, जीआई अच्छे से समझ आ गया। प्लेन वर्टिकल, वो ग्रुप कहाँ होते हैं? वर्टिकल, आप ऊपर नीचे किसी को भी लगाओ। यदि वो कार्बन sp2 है तो ऐसे होता है, जैसे मेरा थंब निकला हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ उसी एक्सिस पर। ठीक है, क्लियर है? अब आप बताओ, ये भी उसी एक्सिस पर, ये भी उसी एक्सिस पे, ऐसे। इसको तुम कितना भी रोटेट करो, क्या इसमें सिसो ट्रांस बना सकते हो? ये तो रिंग के प्लेन में ही रहेंगे। क्या इसमें अलोंग द रिंग जीआई पॉसिबल है? समझ आ गया पहले? तो रिंग में जीआई का मतलब क्या है? रिंग को क्राइटेरिया मान के हम यदि ऊपर और नीचे ग्रुप्स का अरेंजमेंट चेंज करें और उसको स्विस ट्रांसफॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब बार बार ऐसे सब में बना के देखेंगे तो उसके लिए ट्रिक बता देते हैं आपको। किसी भी रिंग में, किसी भी रिंग के कोई भी दो sp3 कार्बन, ऐसा नहीं है कि वो एडजेसेंट होना चाहिए। ये तो रिंग अभी छोटी सी बनाई है, मैं 10 मेंबर 7 मेंबर भी बनाऊंगी अभी। किसी भी रिंग के एनी टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हैव टू डिफरेंट ग्रुप, देन दैट रिंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। याद करो, डबल बॉन्ड में और रिंग में से कितना डिफरेंस है? डबल बॉन्ड का एक सिंपल सा कंसेप्ट, इसका भी एक डीयू होता है, रिंग का भी कितना डीयू होता है? एक। ठीक है, वो रिंग में एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, वो एक फिक्स रहेगी। इसी तरह रिंग भी रोटेट तो कर नहीं सकती, वो तो फिक्स रहेगी। यहाँ पे आपने याद करो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? ये ग्रुप क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। इस पे भी क्या होना चाहिए? डिफरेंस। तो सेम चीज मैं क्या बोल रही हूँ, एनी टू sp3 कार्बन, sp2 बोलते हैं, ये ग्रुप कितना रह जाएगा? एक। कंपैरिजन किसके साथ करोगे? ऊपर नीचे क्या बोलोगे? किसी के साथ है ही नहीं। तो एनी टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ रिंग मस्ट हैव टू डिफरेंट ग्रुप, देन दैट रिंग कैन शो जीआई। वो रिंग जीआई शो कर सकती है। अब आपको बनाने का काम नहीं करना, केवल पहले समझना है। जैसे मैं कुछ भी बना के दूं, बताओ ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। समझ आया क्या ये पॉइंट? पहले कैसे करेगा? ये sp3 है, इस पे दो ग्रुप हैं, इस पे दो ग्रुप हैं। एक बार दोनों सेम साइड हो सकते हैं, एक बार दोनों अपोजिट साइड, ऐसे ही। पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं। Okay, ring also can show restricted rotation if any two sp3 hybridized carbon atom of ring have two different groups. Then ring can show geometrical isomerism. Then ring can show geometrical isomerism. Double bond present inside 3 to 7 membered ring never show GI with respect to that double bond. But if ring size is 8 or more than 8,
सभी बच्चे पहले माइंड में एक चीज बैठा लें, उस कार्बन का बेटा एडजेसेंट होना जरूरी नहीं है। मैंने देखो कहीं एडजेसेंट वर्ड यूज नहीं किया, एनी टू, बस रिंग के दो होने चाहिए, एनी टू sp3 कार्बन, इफ एनी टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ रिंग, ठीक है बेटा, चाहे वो एडजेसेंट हो, अल्टरनेट हो, अपोजिट हो। बंद करना है। कौन सा गया? चार बंद हो गए, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है लिख लो, अभी समझाऊंगी। डबल बॉन्ड को और रिंग को अलग अलग सेंटर मानते। देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कौन कौन लगाता है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रिंग। ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल गायब हो गया। डबल बॉन्ड में दो केस है, डबल बॉन्ड एसाइक्लिक जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, अब डबल बॉन्ड रिंग के अंदर हो। मैंने एक पॉइंट लिखा है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट इनसाइड 3 to 7 मेंबर रिंग, नेवर शो जीआई। इस लाइन को अच्छे से याद कर लेना, पहले कभी जीआई शो नहीं करेगा। रीजन मैं अभी समझाऊंगी। With respect to that double bond, but if ring size is 8 or more than 8, then GI possible with respect to that double bond. ठीक है, अभी जैसे एग्जांपल कराऊंगी ये भी सारे, पहले ये नोट करें पॉइंट। चलो अब सबसे पहले तो फर्स्ट एग्जांपल अपन जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। और यहां हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बनाएंगे। कैन शो जीआई और ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हम उनको ड्रॉ भी कर लेंगे, जिनके बना सकते हैं एक दो एग्जांपल के। बताइए फर्स्ट वाले में जीआई पॉसिबल है या नहीं है? इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं? 0। अब इसी एग्जाम्पल को मान लीजिए मैंने ऐसे दे दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है, यहाँ पे बच्चा कहता है मैम ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन, ये कार्बन है ये हाइड्रोजन, लेकिन मैंने बेटा एक लाइन लिखी है, 3 से लेकर के 7 मेंबर रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है वो कभी जीआई नहीं दिखाता, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। अब आता है रिंग की बारी, तो ये डबल बॉन्ड तो दिखाएगा नहीं, आपको दोनों में चेक करना है, डबल बॉन्ड और रिंग। ये डबल बॉन्ड दिखा सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि 3 मेंबर रिंग के अंदर है। अब रिंग में चेक करते हैं, रिंग के लिए मिनिमम कितने कार्बन, sp3 कार्बन होने चाहिए? 2, या तो sp3 कार्बन भी एक ही है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन, यहाँ भी नो, रिंग में भी नहीं है, डबल बॉन्ड में भी नहीं, ठीक है, समझ आ रहा है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल में, यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन, उसी के बाद वाला 5th एग्जांपल है। बताइए क्या इसमें जीआई पॉसिबल है? जीआई पॉसिबल है किस किस कार्बन की वजह से, यानी कहाँ, वो कार्बन कौन कौन से जिन पे अरेंजमेंट पॉसिबल है? सिस ट्रांस। 2 कार्बन मैंने इनको पॉइंट बना दिया। अब देखो बनाए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को बनाने के लिए, अभी वैसे तो मैं बताऊंगी इसमें हमें हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इससे थोड़ा सा डायग्राम में ऐसा लगता है ना गड़बड़ सी। ये कौन सा फॉर्म है बताइए, सिस या ट्रांस? और ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांस। कोई भी ग्रुप रिंग में ऊपर की साइड है, ठीक है, तो उस ग्रुप को, हाइड्रोजन को नहीं, किसी भी ग्रुप को यदि वो ऊपर की साइड आप लगा रहे हो तो उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एक डार्क बॉन्ड से, उस बॉन्ड को हम कहेंगे पैज।
ऐसे एक बॉन्ड बनाएंगे अपन को 3D डायग्राम को समझाने के लिए, इसको बोलते हैं वेज। है ये सिंगल बॉन्ड, बट इसका मतलब क्या होता है, अबव द रिंग। वो ग्रुप रिंग के कहाँ है, ऊपर। और एक लाइन ऐसे बना दे, इसको बोलते हैं डैश बॉन्ड। इसका मतलब भी सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, बिलो द रिंग। क्योंकि अभी तो अपने पास बेटा बहुत सिंपल से ग्रुप लगाए मैंने, थोड़े दो दो ग्रुप ही लगा रही हूँ, धीरे धीरे अपनी स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन। इससे आपको क्या दिखाई दे रहा है बताओ, क्लोरीन ब्रोमीन दोनों रिंग के कहाँ है, ऊपर। तो अपने आप उसके बचे हुए पॉइंट पे कौन होगा, हाइड्रोजन। हमेशा हम ये पढ़ चुके, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो 3 टांग से तो रहेगा नहीं, तो 4th वैलेंसी पे रिमेनिंग पे अपने आप ऊपर ये ग्रुप आ गया, तो नीचे कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, इससे क्या होगा कि आपको जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है बहुत इजीली दिखेगा। अब आप बताओ ये कौन सा फॉर्म है, सिस, और ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांस। आया समझ में। आप उस डायग्राम से बनाओ या वेज डैश डायग्राम से बना सकते हो, उसमें हाइड्रोजन को डिनोट नहीं करते हैं। आप जो हाइड्रोजन के अलावा जो भी ग्रुप है उसको आप वेज और डैश से बना लो। अब बताओ 6th और 7th में किसमें जीआई है, जो 6 में जीआई क्यों नहीं है, वही 2 ग्रुप है से। ये जो कार्बन है ये कैसा हो गया, sp2। sp2 कार्बन पे लगे हुए ग्रुप है, रिंग में काम के नहीं है। डबल बॉन्ड है तो वो भी काम का नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड कितने मेंबर रिंग में है, 4 मेंबर। दोनों में चेक करोगे, डबल बॉन्ड और रिंग। क्या इसमें जीआई पॉसिबल है, क्या इसमें जीआई पॉसिबल है विद रिस्पेक्ट टू, यानी डबल बॉन्ड के अलोंग अरेंजमेंट चेंज होगा या रिंग के अलोंग अरेंजमेंट चेंज होगा, डबल बॉन्ड के अलोंग और रिंग के अलोंग। डबल बॉन्ड में सिस और ट्रांस बनेंगे, या रिंग के ऊपर और नीचे अरेंजमेंट। तो इसमें किसके रिस्पेक्ट में जीआई है, विद रिस्पेक्ट टू रिंग। अब आप रिंग के रिस्पेक्ट में बनाओगे तो डबल बॉन्ड मिथाइल है, ऐसे बना दूं, अब क्या समझ आ जाएगा सभी बच्चों को। ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिस। अब आप खुद से बना लो एक को, इसको तो वैसे भी बनाने में मजा आता है।
करें डिस्कस? आकाश ने लिखकर देखा है 8, 9, 11, 15, 16 और 18 पूरा 10 सूझी आई। चलो पहले बताओ बेटा 8 वाला जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इन दोनों पे देखो सिंपल सी लाइन मैंने बोली sp3 है, दूसरी इस पे भी दो ग्रुप होना चाहिए। कौन कौन से दो ग्रुप हैं? एसिड और हाइड्रोजन। इस पे दो ग्रुप कौन है? OH और हाइड्रोजन। आप बनाना चाहें तो अभी बना भी सकते हैं, इसको वेज पे बना लो, ये वेज पे हो गया सिस फॉर्म। दूसरा कौन सा बन जाएगा? एक को वेज पे, जिसको भी बनाना चाहो, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें ऊपर नीचे ऐसे नहीं बोलते कि OH को वेज पे बनाना है, इसको नहीं, वो आपकी मर्जी है, बस अपोजिट करना है। सिस ट्रांस हो गया। क्या सेकंड में 9th में भी जीआई है? बना लोगे सभी के साथ? बना लेना, ऐसे नहीं करना है कि छोड़ दो, क्योंकि फिर वो रह ही जाता है। ओके 8 और 9th में जीआई पॉसिबल है और अपन ने इसके ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ड्रॉ भी किए। अब बताओ 10th में, 10th में है या नहीं है? मैंने कहीं लिखा है कि वो जो दूसरा ग्रुप है हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं ना? भाई इस पे आप दो ग्रुप देख रहे हो, बताओ दो डिफरेंट ग्रुप कौन कौन से? H और COOH। इस पे दो डिफरेंट ग्रुप H और OH। इस पे बताओ दो डिफरेंट ग्रुप कौन कौन से हैं? ClBr। इसके दो डिफरेंट ग्रुप कौन है? Cl और हाइड्रोजन। अब आप बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनाओगे? इस कार्बन का क्लोरीन और इस कार्बन का क्लोरीन सेम साइड ऊपर हो तो बताओ नीचे साइड कौन होगा? ब्रोमीन और हाइड्रोजन। इसका क्लोरीन ऊपर, इसका क्लोरीन नीचे कर दिया तो फिर बताओ कौन ऊपर आ जाएगा? ब्रोमीन। इसमें भी जीआई पॉसिबल है। अब ये काम करते हैं, अब अपन राइट लगा देते, बनाएंगे नहीं, बाद में और बना लेंगे। जगह आपने स्पेस है तो आप बना लो, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है। Cl को एक बार वेज पे बना लो और एक बार Cl और एक Cl को वेज पे, दूसरे को डैश पे बना लो। लेकिन ब्रोमीन बेटा लिखना पड़ेगा, आप स्किप केवल हाइड्रोजन को कर सकते हो। मैं बना के बता देती हूँ एक फॉर्म। यदि मैंने क्लोरीन को भी वेज पे बनाया, देखो बेटा सभी बनाने का तरीका दोनों है वेज पे। हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा कोई और ग्रुप है वो आपको लिखना पड़ेगा। ये लेकिन आपको इसको देखो, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन सेम साइड है या नहीं है? कौन सा फॉर्म हो गया? सिस। अब इसका अपोजिट कैसे बनाएंगे? इस बार वेज पे ब्रोमीन, देखो क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट आया समझ में? आप हाइड्रोजन को नहीं लिखते, अदरवाइज जो वो ग्रुप डिफरेंट है, यानी वो हाइड्रोजन के अलावा है, तो उसको आपको लिखना है, एक को वेज पे दूसरे को डैश पे। क्योंकि आपने सिर्फ क्लोरीन बना के छोड़ दिया तो हम सोचेंगे नीचे हाइड्रोजन है, तो वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया है। 11 में जीआई है या नहीं है? विद रिस्पेक्ट टू रिंग और डबल बॉन्ड? कौन सा रिंग के? क्यों ये डबल बॉन्ड पे तो ये दोनों ग्रुप कैसे हो गए सेम? अब इस रिंग में देखो, इस रिंग में ये दोनों तो डिफरेंट है, बनाने का पैटर्न सेम है। डबल बॉन्ड CH2, इस बार इस पे भी बैज, इधर भी बैज, दूसरा बना लो। ट्वेल्व में किसके रिस्पेक्ट में? दोनों के रिस्पेक्ट में। इसमें जीआई दोनों के रिस्पेक्ट में पॉसिबल है। जब दोनों के रिस्पेक्ट में होते हैं तो टोटल 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। वो कैसे बनेंगे वो अपन बाद में सिखा दूंगी। अभी नेक्स्ट हेडिंग वही है, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो उसमें आ जाएगा। अभी अपन यहाँ पे छोड़ देते हैं दोनों के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 13, साइक्लोहेक्सीन में जीआई पॉसिबल है? नहीं। 14,
14 में GI पॉसिबल है। अब आप देखिए बेटा 14 में, क्योंकि मैंने लिखाया था एक लाइन, 3 से लेकर 7 मेंबर रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड होते हैं वो बेटा कभी GI नहीं दिखाते, उसका रीजन समझेंगे। 8 और मोर देन 8 की रिंग में होगा ये डबल बॉन्ड है। इस कार्बन पे दो ग्रुप कौन सा है, H और H। इसमें GI किसके रिस्पेक्ट में है, डबल बॉन्ड। अभी तक जब हमने डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में GI पढ़ा ऐसे, तो अपन ऐसे बनाते थे डबल बॉन्ड और इस पे हाइड्रोजन का अरेंजमेंट, इसी के अलोंग ऐसे यही बनाया था हमने सिस और ट्रांस। अब आप सोचो ये रिंग है और रिंग के इस कार्बन पे और इस कार्बन पे हाइड्रोजन है। जब रिंग छोटा होता है 3 से लेकर के 7 मेंबर तक की रिंग होती है और ये जो मेरी फिंगर है मान लेते हैं ये डबल बॉन्ड है, तो दोनों हाइड्रोजन हमेशा जो सर्कुलर फॉर्म होती है, जो गोल फॉर्म होती है, उसमें दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पे बाहर की साइड होते हैं। ये डबल बॉन्ड है, दोनों हाइड्रोजन बाहर की साइड है, तो ये तो कौन सा फॉर्म हो गया, सिस। अब डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ट्रांस बनाना है, मॉलिक्यूल टूटना नहीं चाहिए, तो उसके लिए दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के कहाँ जाने चाहिए, अपोजिट। अपोजिट के लिए हम रिंग को ट्विस्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए रिंग को क्या किया जाता है, ट्विस्ट, ताकि एक हाइड्रोजन यदि सामने है तो दूसरा कहाँ चला जाए, बैक। तो 3 से लेकर के 7 मेंबर रिंग होती है, ये छोटी होती है। छोटी होने के कारण उसमें बॉन्ड पेयर एक दूसरे के कहाँ होते हैं, नजदीक होते हैं, डिस्टेंस कम होती है, उनमें रिपल्शन होता है, यानी मॉलिक्यूल इन कंपैरिजन टू लार्जर रिंग वो कैसा होता है, अनस्टेबल। तो हम जब रिंग को ट्विस्ट करते हैं तो 3 से लेकर के 7 मेंबर रिंग क्या होती है, टूट जाती है। और रिंग टूट गई तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूल साइक्लिक से कैसा हो जाएगा, एसाइक्लिक। और आइसोमर किसे कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। और ज्योमेट्रिकल का मतलब उसकी ज्योमेट्री IUPAC नेम कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचो, आपके हाथ में दोनों अंगूठे ऐसे लगे और इसको ट्विस्ट करने में अपन को प्रेशर आता है, और यही साइज मैंने बड़ा कर दिया, रिंग साइज 8 और मोर देन 8 की कितनी भी रिंग कर दी, यानी रिंग का साइज बड़ा हो गया, ग्रुप दूर दूर हो गए। तो अब आपके पास रिंग देखो मैंने बड़ा कर दिया रिंग साइज, अब ये पूरा एक हाथ में रिंग है। अब आपके पास हाइड्रोजन इजीली ट्विस्ट हुआ, इजीली ट्विस्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे जो 8 और मोर देन 8 की रिंग होती है उसका जो ट्रांसफॉर्म बनाना है अलोंग दैट डबल बॉन्ड विच प्रेजेंट इनसाइड द रिंग, उसके लिए हमें रिंग को ट्विस्ट करना पड़ता है। जो छोटी रिंग होती है वो ट्विस्ट नहीं हो पाती, इसलिए उनका ट्रांसफॉर्म होता ही नहीं है। और जब तक सिस से ट्रांस नहीं बन रहा है वो GI शो नहीं करेगा। अब इसमें GI पॉसिबल है, तो ये जो फॉर्म है, जो सर्कुलर फॉर्म अपन ने बना रखी है, ये तो कौन सी होती है, सिस। अब देखो मैं इसका ट्रांसफॉर्म बनाऊं, यदि मान लेती हूँ ये डबल बॉन्ड को मैंने ट्विस्ट कर दिया, कार्बन गिन लेना एक बार मेरे से, गलत नहीं हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इमेजिन कर रही हूँ कि ये मैंने, क्योंकि बाकी सबकी तो ट्विस्ट बनाते नहीं है, बस लिख देते हैं, समझ आ रहा है। ये कौन सा फॉर्म है, साइक्लोऑक्टेन का, सिस। ये कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांस। तो दिख रहा है ट्विस्टेड फॉर्म, जिसमें एक हाइड्रोजन ऊपर है तो दूसरा कहाँ रह गया, नीचे। इस ट्विस्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ट्रांस। पहले रिंग पूरी एक प्लेनर है, सर्कुलर है, पूरा सर्कल की तरह, फिर एक बार उसको अपन ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो इजीली ट्विस्ट हो भी जाती है, नेचुरली भी हो जाती है। जैसे आप एक छोटा सा रबड़ लो और उसका एक सर्कल बनाओ, वो हमेशा गोल ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे रबड़ का धागा बड़ा होता है वो सॉफ्ट होता जाता है, तो वो अपने आप ही कई बार होता है ना, ट्विस्ट हो जाता है। तो उस तरह से नेचुरली वो मॉलिक्यूल ये पाए गए, वो ट्विस्ट हो ही जाते हैं। ट्विस्टेड फॉर्म क्या कहला रही थी, ट्रांस। और जो सर्कुलर फॉर्म है वो क्या कहलाती है, सिस। क्या बेटा, हाँ हाँ। फिर वो किसी भी अलोंग द डबल बॉन्ड, अब आपने यहां से ट्विस्ट किया इस साइड से, क्योंकि मैं आपको ये ले रही थी, मान लीजिए ऐसे यहाँ पे भी है, तो जब मैं ट्विस्ट कर रही हूँ, ये भी तो चेंज हो रहा होगा ना फिंगर का। मान लो 2 डबल बॉन्ड है, ये भी है और ये भी है। अब हाथ से इतना ही बना सकती हूँ, तो ट्विस्ट करूंगी तो बेटा ये दोनों का अरेंजमेंट भी चेंज हो रहा है, साथ में थंब का भी अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, फिंगर का भी अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। अलोंग 2 डबल बॉन्ड है चाहे 3 है, सबके अलोंग, क्योंकि जब मॉलिक्यूल ट्विस्ट हो रहा है सबका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। इसलिए सिंपल सी लाइन याद रखें कि जब भी 8 एंड मोर देन 8 की रिंग है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है अलोंग दैट डबल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट 15 में, एक मिनट, अग्रिम ने इतना बड़ा, हाँ बेटा 8 से अब वाली रिंग नॉन प्लेनर इसीलिए होती है
8 और 8 से अबव वाली रिंग एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होती क्योंकि वो आधे से ज्यादा टाइम किसमें रहती है, ट्विस्टेड फॉर्म में। 15th में जीआई पॉसिबल है या नहीं है? 16 में जीआई पॉसिबल है किस किस के रिस्पेक्ट में? रिंग के रिस्पेक्ट में और डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। अच्छे से चेक करो, एक डबल बॉन्ड लेफ्ट वाला राइट साइड वाला, राइट साइड वाले डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, रिंग के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखो, इसके रिस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि अगला जो पार्ट आ रहा है अपना वही है कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। उसमें आपको ये आना चाहिए कि कौन कौन जीआई दिखा रहा है। और लास्ट साइक्लोडेकिन। अब आप बताओ साइक्लोडेकिन, मेरे को स्ट्रक्चर ही नहीं आती। 10 कार्बन की रिंग, तो 10 कार्बन मैंने आपको लिखा है 8 एंड मोर देन 8 की रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हो 100% जीआई दिखाता है। कौन से वाले डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में? इसमें 2 डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, आराम से देख लो। एक तो रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और एक रिंग। किस किस के रिस्पेक्ट में जीआई पॉसिबल इन केस ऑफ 18? इसके रिस्पेक्ट में पॉसिबल है? मैंने ट्रिक लगाया है, मैं आपसे पूछ रही हूं, ये सही है? श्योर? रिंग के रिस्पेक्ट में तो कंफर्मली है, इसके रिस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि ये पार्ट मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरली काट दो, बिल्कुल कैसा आ रहा है, सेम। तो कैसे जीआई पॉसिबल है? और एक तो 5 मेंबर रिंग के अंदर है, वो ऐसे ब्लॉक हो गया, दूसरे के लिए जब ग्रुप काटा वो सेम आ रहे हैं तो वो ब्लॉक कर गया, केवल एक रिंग के रिस्पेक्ट में तो बचा। क्या बेटा? तो बनाए उसका हम, ये यही रहेगा क्योंकि ये तो दिखाई नहीं रहा, ये यही रहेगा। इसका CH3 और इस वाले कार्बन का CH3 दोनों ऊपर हैं, तो नीचे कौन है? दोनों हाइड्रोजन। और इसी का CH3 ऊपर है, लेकिन ये वाला CH3 नीचे कर दिया। बेटा आप ये मत देखो कि जो ग्रुप इसके पास है वही इसके पास है, आप इसके पास 2 ग्रुप है या नहीं, H और मिथाइल, इसके पास 2 डिफरेंट ग्रुप है या नहीं, ये नहीं देखना कि उसके पास है वो इसके पास भी है या नहीं। ठीक है? अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन, 1-2 डिफरेंट क्वेश्चन और करा देती हूँ। बस 3 ही कराएंगे अभी, क्योंकि अभी और उसमें प्रिपरेशन में आ जाएंगे कैलकुलेशन पे। याद रखना जीआई एक रिंग के रिस्पेक्ट में होती है। ठीक है, अपन जीआई एक रिंग के रिस्पेक्ट में मान रहे हैं, एक रिंग है तो उसके अलोंग द ग्रुप ऊपर नीचे होते हैं। ये बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है, देखो इस रिंग के रिस्पेक्ट में यदि मैं देखूं क्या ये कार्बन sp3 है, इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये sp3 है। अब बताओ इस पे 2 ग्रुप कौन कौन है? कि ये कार्बन का ग्रुप और एक कौन है? इसी तरह एक कार्बन का ग्रुप और एक हाइड्रोजन। आपकी नोटबुक दो, ये रहा रिंग, 2 रिंग है, मुझे 2 से कम मतलब नहीं, एक रिंग, इस पे एक हाइड्रोजन और एक ये साइड है। ठीक है, एग्जैक्टली ये इसके साथ प्लेन में भी हो सकता है, जब ये दोनों प्लेन में है तो दोनों हाइड्रोजन या तो नीचे या दोनों हाइड्रोजन कहाँ है? ऊपर। ये ऐसे भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, ट्विस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? तो अब यहाँ पे ट्विस्ट भी होगा तो साइक्लोहेक्सेन में भी ट्विस्टिंग हो सकती है। जब ये ऊपर नीचे होता है तो हो सकता है इसका हाइड्रोजन नीचे इसका हाइड्रोजन ऊपर हो। ठीक है, इस सिचुएशन में, क्योंकि याद रखना ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए कि एक रिंग
के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, दूसरे रिंग को आपको क्या इमेजिन करके चलना है, ग्रुप, लाइक मिथाइल और इथाइल ग्रुप इमेजिन करके चलना है। पूरे दो रिंग को मिला के एक नहीं देखना है, इसको ऐसे जैसे अपन ने रिंग काटा था ना, ये मिथाइल और एक हाइड्रोजन का ग्रुप, ये मिथाइल और हाइड्रोजन का ग्रुप सेम साइड भी हो सकता है और अपोजिट साइड भी, इसमें जीआई पॉसिबल है। अभी बनाएंगे इसका भी सेम ऐसे ही। कैसे बनाएंगे इसको, इस बार हाइड्रोजन से देखते हैं। इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन कहाँ चला गया, नीचे, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस। वो जो दूसरी रिंग होती है ना, वो रिंग वाली एक ही प्लेन में, वो मूवेबल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ग्रुप है। हमें उसके अलावा उसके मूवमेंट से भी हाइड्रोजन का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। तो इस बार अपन किसको देख रहे हैं, हाइड्रोजन सेम साइड है या उसमें हाइड्रोजन कहाँ हो गए, अपोजिट साइड। क्यों, एक ऊपर एक नीचे भी तो हो सकता है। नहीं तो रिंग तो हॉरिजॉन्टल, रिंग हमेशा कोई भी हो, वो तो प्लेन में है, लेकिन इस पे लगे हुए हाइड्रोजन सेम साइड और अपोजिट साइड जा सकते हैं। ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिया कि 10 मेंबर रिंग के अंदर चाहे 2 डबल बॉन्ड आ जाएं, चाहे 3 डबल बॉन्ड आ जाएं, शर्त क्या है, 10 मेंबर रिंग है ना, जो आपने पूछा था, 2 आ जाएं तो भी यही जीआई दिखाएगा और ये भी दिखाए, क्योंकि रिंग जब ट्विस्ट होगी तो इसका तो अरेंजमेंट चेंज होगा ही होगा, साथ में इसका भी तो अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। जब आप ट्विस्ट कर रहे हो, ट्विस्ट किसको कर रहे हो, पूरे मॉलिक्यूल को, तो उसमें अरेंजमेंट चेंज हो ही रहा है। और लास्ट इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जीआई है या नहीं है। नाइट्रोजन पे तो 2 ग्रुप हो गए, इस नाइट्रोजन से जैसे ही मैंने रिंग काटा, ये पार्ट और ये पार्ट अलग अलग है या नहीं, ऐसे जब इसके रिस्पेक्ट में देखूंगी तो भी हो जाएगा। तो बताओ दोनों डबल बॉन्ड जीआई दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते, दिखा सकते हैं। ये तो कंस्ट्रक्शन, क्या ये समझ आ गया सभी को। जीआई से चेक करना है कि जीआई की यही सारी कंडीशंस हो गई अपनी, रिंग में डबल बॉन्ड बाहर अंदर सारे केसेस हो गए अपनी जीआई देखने की, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब देखिए बेटा, जो अपना अगला पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ जीआई। कैलकुलेशन ऑफ जीआई का क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सबसे पहले एक वर्ड आता है जियोमेट्रिकल सेंटर, और उस ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। वो क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और नंबर ऑफ रिंग विच कैन शो जीआई। उस डबल बॉन्ड को और उस रिंग को, मैंने कहीं देखो रिंग साइज नहीं लिखा है कुछ भी, रिंग, उस रिंग को एक सेंटर काउंट करते हैं। रिंग को एक सेंटर, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑब्लिक नंबर ऑफ रिंग विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, उसको अपन कहेंगे ज्योमेट्रिकल सेंटर एन। इफ एन बराबर 1, आप सोचो एक ही सेंटर है, एक सेंटर है, चाहे वो डबल बॉन्ड है चाहे रिंग है, अपन इतनी देर से पढ़ रहे हैं, तो उसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, एक सेस, तो दूसरा उसका कौन बनेगा, ट्रांस। अब लिखने के तरीके कितने भी हो, लेकिन एक सेस है तो दूसरा हमेशा एक उसका क्या बनेगा, ट्रांस ही तो बनेगा। यदि n बराबर 1 है, अभी सबके एग्जाम्पल कराऊंगी, पहले चारों फॉर्मूले लिखा देती हूँ इसलिए, तो उसके हमेशा टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 2, एक सेस और एक ट्रांस।
अब खुद से सोचिए, इफ n बराबर 2 और मोर देन 2 एंड मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल का मतलब उसका जो लेफ्ट कॉर्नर और राइट साइड है उसका IUPAC नेम लेफ्ट साइड से अलग आता है, राइट साइड से अलग आता है, यानी वो मॉलिक्यूल के दोनों एंड डिफरेंट हैं, ठीक है। तो उसमें टोटल GI कितने होंगे? जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, पहले दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, दोनों GI दिखा रहा है, तो सोचो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैथ्स में पढ़ते हो परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी फैक्टर, सेम उसी तरह कितनी हो गई, 4 कैसे, सिस ट्रांस ट्रांस, मे बी 1 सिस अनदर ट्रांस, मे बी जो पहले वाला सिस था वो ट्रांस और दूसरा वाला क्या हो गया, सिस। पॉसिबिलिटी हुई। मान लो 3 होते तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन जाती है उसके, 8, क्योंकि 8 पॉसिबिलिटी बना के देखना, सिस ट्रांस 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 सिस ट्रांस 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 सिस, इस तरह से बीच में भी चेंज करोगे तो इतना कहां तक बना के देखेंगे। फॉर्मूला बता देते, 2 की पावर n। अभी अपन करते हैं इसका एग्जांपल। देखिए, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया क्लोरो ब्रोमो, क्या पहले तो बताओ ये GI दिखा रहा है? सबसे पहले तो चेक करना है GI दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है। अब बताओ n बराबर क्या है, व्हाट इज n? n इज ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब कौन GI दिखा रहा है, रिंग या डबल बॉन्ड? रिंग को कितना काउंट करना है, एक सेंटर, क्योंकि रिंग थोड़ा ना चेंज कर रही है, रिंग कुछ भी हो, बस वो तो एक बेस प्रोवाइड कर रही है कि उसके ऊपर और उसके नीचे ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो वो चाहे रिंग 3 मेंबर हो, 7 मेंबर हो, 10 मेंबर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, उसके अलोंग आप अरेंजमेंट चेंज करो बस ग्रुप का। तो यहाँ n बराबर कितना है, 1। तो आप बताओ इसके टोटल GI कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, बना सकते हो सभी, एक सिस और एक ट्रांस, पक्का। CH3 CH CHO, क्या सेकंड कंपाउंड भी GI दिखा रहा है, पक्का। n बराबर कितना है, n बराबर 1, ये वाला डबल बॉन्ड। तो बताओ बेटा इसके टोटल GI कितने बने, कौन कौन से? जो डबल बॉन्ड GI दिखा रहा है उसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा फॉर्म है, सिस। ट्रांस, इसी तरह इसमें बना सकते हो। ये बीप सी साउंड अपनी क्लास में आ रही है, बहुत देर से आ रही है। हाँ, आज ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे चले गए घर। यस, कल कितने जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं कल, कल के बाद, मतलब आज अपने OC की तो लास्ट क्लास है अभी, फिर मुलाकात होगी आने के बाद, होगी भी नहीं होगी पता नहीं, है ना, टीचर भी चेंज हो जाए शफलिंग के साथ साथ। आने के बाद तो शफलिंग नहीं होगी, उसके भी 2 वीक तो पढ़ेंगे, उसके बाद है शफलिंग, तब तक तो पढ़ाएंगे। और जो आपका टेस्ट आई थिंक प्लानिंग, मतलब मेरे पास एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर आप जब आओगे उसके सेकंड वीक पे, सेकंड संडे पे, तो उस पे डेट आई थिंक 17 पड़ रही है, उसको देख लेना। ये समझ आ गया बेटा, पहले नोट कर लिया। अभी इसका एक एग्जांपल करते हैं पहले, इस वाले पॉइंट पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब सोच समझ के बताना, एक तो ये एग्जांपल है,
और एक ये एग्जांपल है, इसमें कितने जीआई बनेंगे? पेंटा 1,3 डाइईन और एक क्लोरो पेंटा 1,3 डाइईन, इसमें कितने जीआई बनेंगे और उसमें कितने जीआई बनेंगे? फर्स्ट वाले में 4, उसमें 2, श्योर? फर्स्ट वाले में 2 बनेंगे। अच्छा ये बताओ, इसमें डबल बॉन्ड 2 है, लेकिन ज्योमेट्रिकल सेंटर एन किसे कहते हैं? एक बार उसको ढंग से पढ़ो। ज्योमेट्रिकल सेंटर मैंने जो लिखवाया है उसमें लिखा है डबल बॉन्ड और रिंग विच कैन शो जीआई। आपके पास मैंने खुद से 2 डबल बॉन्ड बना के दिए, लेकिन जीआई तो केवल यही दिखाएगा, ये तो जीआई दिखाएगा ही नहीं। और एक n बराबर 1 है तो उसके हमेशा टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना लोगे सिस और ट्रांस। समझ आया? अब इसमें आप देखिए n की वैल्यू क्या है। n बराबर यानी n क्या है? ज्योमेट्रिकल सेंटर, यानी सारे डबल बॉन्ड नहीं गिनने, वो डबल बॉन्ड जो जीआई दिखा रहे हो। n बराबर 2, मैंने यही बोला जब भी n बराबर 2 हो या 2 से ज्यादा हो। अब आप चेक करो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल। आपको बीच में से काट के देखो, इसके एग्जैक्टली 2 टुकड़े हो रहे हैं क्या? सबसे सिंपल है, बीचों बीच में से बिल्कुल एक लाइन डिवाइड करो, जो 2 हाफ हो रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम है तो सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सेम नहीं है तो एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल है यानी इसका आईयूपीएसी नेम का जो पैटर्न है, इसका नंबर और इसका नंबर हमेशा डिफरेंट ही रहेगा। इसमें टोटल जीआई 2 की पावर 2 4। एक बार बना लेते हैं चारों, उसके बाद बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी ज्योमेट्री के अलोंग देखो, ये इस वाले डबल बॉन्ड के अलोंग कौन सा फॉर्म हो गया? सिस। इसकी भी ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी। बताओ इसका नाम क्या लिखेंगे? क्योंकि ज्योमेट्री सेम रखनी है, अच्छे से चेक करो। क्या डिफरेंस बना रही हूं मैं? इसका H और H इस वाले डबल बॉन्ड का क्या आ रहा है बेटा? सेम साइड कौन सा फॉर्म है? सिस। इस वाले डबल बॉन्ड पे भी H और H सेम साइड है, तो ये कौन सा फॉर्म है? सिस सिस। दोनों ही डबल बॉन्ड सिस ओरिएंटेशन में है। और ये आपको ऐसे क्यों लेना पड़ा? क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर है तो sp2 ज्योमेट्री तो सेम रखनी है, ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे इसको वाले को देखिए, अब ये कौन सा हो गया? ट्रांस। लेकिन अभी भी ये कौन है? सिस। तो इसको क्या लिखेंगे? ट्रांस सिस। अगला वाला और देखो, ये कौन सा है? ट्रांस। ये भी कौन सा बना दिया मैंने? ट्रांस। अब मैं चाहती हूँ एक आप बनाओ, अब कौन सा बनेगा जिसमें ये सिस हो जाए और ये वाला क्या हो जाए? ट्रांस। वो आप खुद बनाओ। Because of the trigonal planar shape, this carbon is also sp2 hybridized and its geometry should be trigonal planar. उसको आप चाहे इधर बनाओ कहीं भी बनाओ, मैं इसको ऐसे बना देती। इधर देखो, ये तो मैंने ऐसे बना दिया, उसको मैं ऐसे बना देती, तो क्या ये कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर है? क्या ये एंगल आपको 120 दिखाई दे रहा है? ताकि वो एंगल 120 डिग्री भी बने, शेप ट्राइगोनल प्लेनर भी लगे, तो बनानी पड़े। आप नीचे बना सकते थे, आप कहीं पर भी, ऐसा नहीं है कि ऊपर ही बनाओगे, नीचे बना लो। तो ये ग्रुप हाइड्रोजन ऊपर बनाना पड़ेगा।
सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार मैंने लिख दिया मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब लेफ्ट साइड से देखो चाहे राइट साइड से देखो, उसका आईयूपीएसी नेम दोनों एंड से क्या आ रहा है, सेम। उसमें टोटल जीआई होते हैं 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n अपॉन 2 माइनस 1 इफ n इज अ इवन नंबर। क्योंकि बेटा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कभी कोई डेसिमल में या पॉइंट में नहीं लाना है, फ्रैक्शन में नहीं लाना है, वो एक कंप्लीट नेचुरल नंबर मतलब होल नंबर होना चाहिए। तो देखो इवन नंबर होगा तो पहले डिवाइड कर देंगे, फिर -1 होगा। सपोज वो एक ऑड नंबर हुआ, एक और फॉर्मूला है, तो पहले n-1 फिर डिवाइड बाय 2 इफ n इज ए ऑड नंबर। बस ये फॉर्मूले हो गए चार। पहला n बराबर 1, दूसरे में n बराबर 2 या 2 से ज्यादा कितने भी हो तो 2 की पावर n, थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले। CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 CH3। चलो दोनों में जल्दी से बताइए इसमें कितने टोटल जीआई, इसमें भी टोटल जीआई। इस वाले में कितने सेंटर हैं, 2, तो n बराबर तो 2 है। जैसे बेटा n बराबर 2 और मोर देन 2 आ जाए, आपका एक काम है सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल आइडेंटिफाई करना। और उसके लिए बिल्कुल बेसिक लाइन बताइए, मिडिल से डॉट लाइन बनाओ एंड जस्ट चेक 2 हाफ आर एग्जैक्टली सेम और डिफरेंट। आप बताइए इसका यदि मैं मिडिल से काटूं तो दोनों सेम पार्ट सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे? तो ये कैसा मॉलिक्यूल है, एसिमेट्रिकल 2 की पावर 2 4 GI। ट्रांसिस ओके। सेकेंड एग्जाम्पल मैं ये जीआई दिखा रहा है, ये जीआई दिखा रहा है। अब आप देखो n बराबर 2 बट मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल। जैसे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है आपको ये दो फॉर्मूले लेने, और वैसे इवन नंबर पे इजीली डिवाइड हो जाता है तो पहले डिवाइड करेंगे। तो बताइए 2 की पावर 2 माइनस 1 2 अपॉन 2
-1 सॉल्व कर लोगे, आंसर कितना आ गया 3। अब इसका आंसर 3 क्यों आया, मतलब एक कहाँ गया, इसमें 4 कौन कौन से बन रहे थे, सिस ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस सिस, क्यों, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से आईयूपीएसी नेम क्या आ रहा है अलग, इसमें ऐसा क्या हो जाता है, तो आप देखो एक बनेगा सिस सिस, एक बनेगा ट्रांस ट्रांस, एक बनेगा सिस ट्रांस। अब उसे मैं सिस ट्रांस लिखूं या ट्रांस सिस लिखूं, आईयूपीएसी नेम तो सेम है ना, इसका आईयूपीएसी नेम मैं लेफ्ट से लिखूं चाहे राइट से लिखूं, तो उसमें वो जो एक सिस ट्रांस और ट्रांस सिस होता है वो क्या हो जाता है इससे, क्योंकि जो बच्चा लेफ्ट से नंबरिंग कर रहा है वो पहले सिस ट्रांस लिखेगा, जिस बच्चे ने नंबरिंग राइट साइड से की तो उसे वो ट्रांस सिस लगेगा, तो वो सिमिलर हो जाता है। थर्ड वाले में कितने सेंटर हैं, n बराबर सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल, तो टोटल जीआई अपनी जीआई की कैलकुलेशन हो गई, स्ट्रक्चर बनाना हो गया, केवल एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक टॉपिक आता है ईजेड, वैसे भी ईजेड तो मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, ईजेड मैं ऑप्टिकल के साथ ही पढ़ाती हूँ, अदरवाइज जीआई वैसे पूरा। फोर्थ एग्जाम्पल में n बराबर 3, बट मॉलिक्यूल गड़बड़ है, कैसा है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है, तो ये n बराबर 3 इज ऑड नंबर, तो बताओ टोटल जीआई क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 से 2, और ये हो जाएगा 4 6, फिर 3 माइनस 1 से 2, 2 की पावर 2 4, 3 माइनस 1 2, 2 अपॉन 2 1, 2 की पावर 1। क्या गलती कर रहे हो n निकालने में, n को ही ढंग से आइडेंटिफाई करना है बेटा, ये जीआई दिखा रहा है, इस बार तो मैंने साइक्लिक तो बनाया नहीं, इसलिए तो बहन के इजी सा एग्जांपल है, साइक्लिक जल्दी कर लोगे। एक क्वेश्चन था बेटा डायरेक्ट जीआई पूछने के, जो ये फॉर्मूले बेस्ड थे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है, वो और करा देती हूँ अभी 1 मिनट बस, पहले तो ये समझ आ गया सभी को, घुमा के पूछने वाला क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसा आपने सभी ने पढ़ा हुआ है, C4H6Cl2, ठीक है, ब्रैकेट में साइक्लिक, हाउ मैनी structural isomer of C4H6Cl2 can show GI. क्वेश्चन में ये नहीं पूछा इसमें टोटल जीआई कितने बनेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या है, यानी आपसे 2 काम कराए, आपको ये क्वेश्चन तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेर नहीं आती है, पहले आप C4H6Cl2 के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाओ, तो चेक करो उनमें से कौन जीआई दिखा रहा है, how many structural isomer of C4H6Cl2 can show GI, मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो दोनों काम करा लिया, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे पहले आप उसके जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं वो बनाइए। अच्छा पहले बताओ DU कितना है, DU 1 है, और मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा है साइक्लिक, साइक्लिक ही बनाने, देखते हैं, C4 4 की रिंग बन सकती है और एक 3 की रिंग बन सकती है, समझना आप सभी, ठीक है, पहले तो रिंग बनाई, रिंग 2
पॉसिबल, क्योंकि कहीं कोई नाम तो ना दे रखा है। अब इसमें दोनों क्लोरीन में साथ साथ लगा दूं, मेरा मन कर रहा है दोनों क्लोरीन यहां लगा दूं। मैंने क्या कहा, पहले पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाऊं। जीआई देखना तो बहुत दूर की बात है, अभी हम पहले आइसोमर बनाए इसके, क्योंकि कई बार उसको ऐसे लिख देता है एक्स स्ट्रक्चरल आइसोमर बने, इनमें से वाई फॉर्म जीआई दिखाएगी, देन कैलकुलेट एक्स प्लस वाई। पहले आपका स्ट्रक्चर वाइज 4 की रिंग बनाते तो 3 केस बन गए, और कुछ नहीं बन सकता। अब इसमें देखिए 2 क्लोरीन लगाने हैं, दोनों क्लोरीन मैंने यहीं पे लगा दिए। एक क्लोरीन बताओ कहां लगाऊं, एक इस पे, इसी में नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, एक क्लोरीन तो अभी भी इसी के पास है लेकिन उसको थोड़ा दूर कर दिया, इस साइड या इस साइड, और एक लास्ट पॉसिबिलिटी, सॉरी ये, एंड लास्ट पॉसिबिलिटी। तो पहले बताओ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बच्चों ने बना लिए थे, मतलब इतना क्विक आंसर, मैंने एक ही क्वेश्चन ऐसा दिया जिसमें सारे समझ आ जाए। पहले इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बने, 8। अब क्वेश्चन इनमें कौन कौन दिखा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछा स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे, जीआई। ये जीआई दिखाएगा, ये जीआई, ये जीआई नहीं दिखाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव, 5 स्ट्रक्चर हैं आउट ऑफ 8 विच कैन शो जीआई इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6Cl2 is given। शीट से पढ़ के देख लेना, जिसमें से भी फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन है, इवन वो प्रॉपर्टीज को भी आप यदि पढ़ के देखोगे तो केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पर उसको सॉल्व कर सकते हो। डाइपोल मोमेंट निकालने वाले प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं वैसे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, तो वहां से कर तो अपन आएंगे जब कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो